मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर नो हाफ ट्रुथ्स पूरा सच इनसाइड आउट के साथ। आज हमारे साथ हैं मनीष तिवारी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम चंडीगढ़। उनका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स में हमेशा से रहा है और आज कुछ वक्त ऐसा है कि जियोपॉलिटिक्स में जो हमारे नेबर्स के साथ जो हो रहा है उससे एक उत्तेजना सी फैली हुई है पूरे भारतवर्ष में, अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल्सो। तो वेलकम मनीष तिवारी जी। आपसे मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के संदर्भ में ये जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर की, ये एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। वो सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि भारत जो है वो कश्मीर दे नहीं सकता और पाकिस्तान पूरा कश्मीर, सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जहां हिंदू हैं उनको छोड़ के वो मानेगा नहीं उसके बिना। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो? राघवेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, नो हाफ ट्रूथ्स इनसाइड आउट, और बहुत बहुत आपको इसके ऊपर मुबारकबाद। और मैं ये चाहूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि जो आपके दर्शक हैं, आपके हर पॉडकास्ट से उनका ज्ञानवर्धन हो और उनको नई जानकारी, नई सूचना और नया ज्ञान प्राप्त हो। तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये सवाल जम्मू कश्मीर का नहीं, सवाल उससे कहीं व्यापक है, क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी या दो अलग अलग संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इस चीज का पहला व्याख्यान सन 1880 में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फाउंडर थे सर सैयद अहमद, उन्होंने पहली बार की। उसके बाद इसका दोबारा से जो उल्लेख है वो हिंदू महासभा के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे भाई परमानंद, उन्होंने 1907 में किया। उसके बाद उसका उल्लेख लाला लाजपत राय ने किया। उन्होंने ट्रिब्यून अखबार में 1924 में एक लेख लिखा था जहाँ पे अलग हिंदुस्तान और एक मुसलमानों के लिए अलग राज्य की व्याख्या की गई थी। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल ने जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो अध्यक्ष बने 1920 में, उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया। पर इसकी असली शुरुआत होती है जाकर 1933 का। मेरा जो पुराना संसदीय क्षेत्र था श्री आनंदपुर साहब, उसमें एक जगह है बलाचौर। बलाचौर में एक गुजर मुसलमान परिवार में जो घोसी जनजाति से ताल्लुक रखते थे, चौधरी रहमत अली, उनकी पैदाइश होती है। बात सही। चौधरी रहमत अली पहले तो राहों में पढ़े, उसके बाद जलंधर पढ़े, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो परमानेंट स्टूडेंट बन गए। तो कई लोग आपने भी देखा होगा कि पूरी ज़िंदगी विश्वविद्यालय में काट देते हैं, वो परमानेंट स्टूडेंट हो जाते हैं, कई एमए कई पीएचडी कर लेते हैं। तो उसी में से एक चौधरी रहमत अली थे जी। चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट लिखा कि नाउ और नेवर वुड वी बी स्लेव्स फॉर एवर, और जहाँ पर उन्होंने एक अलग मुसलमान मुल्क का व्याख्यान किया। पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और जो तान है वो बलूचिस्तान से आता है बाद में कि उसमें उसको प्रोनाउंस करने में आसानी हो जाए, तो उसमें एक आई जोड़ दिया गया। जब उन्होंने इस चीज़ का व्याख्यान किया तो उस समय किसी ने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और इसके साथ साथ ये जो टू नेशन थ्योरी का नैरेटिव था वो चलता रहा। ये टू नेशन थ्योरी पूरी तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और फर्जीवाड़ा था। ये टू नेशन थ्योरी उन लोगों को सूट करती थी जो एक संकीर्ण सोच से,
एक सांप्रदायिक सोच से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। और इसलिए जब बात 1940 में पहुंचती है और पाकिस्तान डे का रेजोल्यूशन पास होता है, प्रस्ताव पारित होता है 23 मार्च 1940 का, जिसका अनुमोदन मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, तब तक दूसरा महायुद्ध शुरू हो चुका होता। तो ये जो पाकिस्तान की संरचना है, ये टू नेशन थियरी पे आधारित नहीं है, ये एक इंपीरियल प्रोजेक्ट था। और सही है, आप सही कह रहे हैं सर, बट दिस टूल ऑफ टू नेशन थियरी वाज यूटिलाइज्ड बाय पाकिस्तान एट द बिहेस्ट of the colonial powers that be. The Congress could not triumph over the Muslim League, and subsequent to partition, it came to a situation that the whole of Kashmir, which was there around 1st of August, when it retroceded, Gilgit retroceded, even within 2-3 months thereafter, you have half the Kashmir which is gone. We have gone to the United Nations, and there, ascertaining the will of the people, again the same thing is coming. So it was one partition after the other. मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो लॉर्ड लिनलिथगाउ ने बगैर भारत के लोगों के साथ सलाह किया ये भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। कांग्रेस की सारी मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया और विंस्टन चर्चिल जो तब तक प्रधानमंत्री बन गए थे बर्तानिया के, उन्होंने 1940 में जब बैटल ऑफ ब्रिटेन खत्म होता है अक्टूबर नवंबर 1940 में, उन्होंने अपनी वॉर कैबिनेट से बातचीत शुरू की कि हमको एक स्ट्रेटेजिक बफर चाहिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, क्योंकि उस समय अगर आपको याद हो तो सोवियत संघ और नाजी जर्मनी इकट्ठे थे, अभी उनका आपस में युद्ध नहीं हुआ था। तो जो दूसरी ग्रेट गेम थी, वो दूसरी ग्रेट गेम शुरू हो चुकी थी सेंट्रल एशिया में, और जो सोवियत संघ के डर से, जो पहला भी ग्रेट गेम का जेनेसिस था, उसके डर से विंस्टन चर्चिल ने 1940 में इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और 1947 में जो पाकिस्तान बनता है, जब भारत का विभाजन होता है, वो लगभग वही बाउंड्रीज हैं जिसका अनुमोदन 1940 में विंस्टन चर्चिल अपने जो कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे टू नेशन थियरी होती ना होती, अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करना ही था, क्योंकि एक तो उनको कांग्रेस पे डिस्ट्रस्ट था और वो ये चाह रहे थे कि एक स्ट्रेटेजिक बफर जो पर्शिया, सोवियत संघ और चीन, ये जो तीनों मुल्क हैं, ओवरलुकिंग दीज 3 कंट्रीज, दे शुड हैव अ स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट। और इसलिए जो 1947 में हुआ उसकी न्यू अक्टूबर नवंबर 1940 में रखी जा चुकी थी। जम्मू कश्मीर तो उसका जाके फिर सबसेट बनता है, क्योंकि देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य का सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य को महाराजा गुलाब सिंह ने और उसके बाद जो उनके जर्नैल थे, उन्होंने एक एक करके इस चीज को कंसोलिडेट किया। जम्मू का राज्य महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को दिया, फिर श्रीनगर के ऊपर कब्जा किया गया, फिर जोरावर सिंह और हरि सिंह नलवा ने जाके लद्दाख पे कब्जा किया। तो एक कॉन्क्वेस्ट से स्टेट बनी थी, और वो जो स्टेट थी 1947 आते आते महाराजा हरि सिंह अपने आप को एक आजाद राजा की तरह रखना चाहते थे। आपको याद है कि माउंट बैटन गए जून 1947 में, उन्होंने कहा कि भैया भारत के साथ विलय कर लो या पाकिस्तान के साथ विलय कर लो। महात्मा गांधी गए अगस्त 1, 2, 3 1947 को, उन्होंने भी यही बात उनसे कही, और उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ उसका साइन कर लिया, भारत को भी उसकी पेशकश कर ली। और उसके बाद जब पाकिस्तानी कबीलियों ने और पाकिस्तानी फौज ने हमला किया,
फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और सारा जो जम्मू कश्मीर था वो भारत के हवाले कर दिया। तब तक जो 1/3 जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर कब्जा हो चुका होता था। आपने गिलगिट बल्टिस्तान की बात की, गिलगिट बल्टिस्तान में भी जो अंग्रेजी जो गिलगिट स्काउट्स का कमांडर था, उसका नाम मेरे को याद, मेजर ब्राउन, मेजर ब्राउन, उसने पहले ही पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया था। तो कहने का मतलब ये एक साम्राज्यवादियों का एक षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र के तहत ये पाकिस्तान की संरचना हुई और ये जो जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग था उसको पाकिस्तान में शामिल किया गया। अगर टू नेशन थियरी में इतनी ताकत होती, इतनी क्षमता होती, तो जो मुल्क धर्म के आधार पे बना था 1947 में, वो जबान के आधार पे 1971 में कैसे बट गया? The reason why I am mentioning this two nation theory is that this was a political tool which was adopted by the Muslim League to partition India and create Pakistan. I am absolutely with you. There is no two ways to it. नहीं, मैं The अगर British and the colonial powers that मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मुस्लिम लीग लाख कोशिश कर लेता, चौधरी रहमत अली 1000 पैम्फलेट लिख लेते, टू नेशन थियरी का जो थियोलॉजिकल बेसिस था, दे कुड हैव आर्ग्यूड इट टू डेथ। अगर अंग्रेज नहीं चाहते तो विभाजन नहीं होता। 1947 में धर्म के नाम पर 2 देश बने थे, एक पाकिस्तान, दूसरा इजराइल। दूसरा इजराइल। तो अंग्रेजों ने दूसरा महायुद्ध खत्म होने के बाद ये जो धर्म के नाम पे बंटवारे किए और जहां जहां से साम्राज्यवादी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकले, वहां वहां उन्होंने ये टिकिंग टाइम बॉम्ब्स लगा दिए थे। अगर टू नेशन थियरी को लेकर जितना भी बवाल होता, जितनी भी अराजकता फैलाई जाती, अगर ये साम्राज्यवादियों का, एलाइड पावर्स का, इंग्लैंड का, which was the cat's paw of the allied powers in this part of the world, if it wouldn't have been their strategic project, India wouldn't have been partitioned. with this theory, the problem is that number one, it completely diminishes the contribution of Congress. I know you would disagree with me, but it diminishes to the extent that it brings in a kind of an argument that no matter whatever the Congress would have done, the partition would still be there. So therefore, the inevitability of the partition, this argument would not lay it on the Congress, but would lay it on the British. देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 562 और जो रियासतें हैं उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। प्रोविजनल कैसे? प्रोविजनल का क्या मतलब? देखिए, मुझे नहीं, कोई प्रोविजनल नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और पूरा जो जम्मू कश्मीर था, इंक्लूडिंग पीओके, इंक्लूडिंग गिलगिट बल्टिस्तान, जो ओरिजिनल टेरिटरीज थी जम्मू कश्मीर की, उसको भारत के हवाले किया। तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। उसके ऊपर आपने एक चिट्ठी लगा दी कि अंडर दो सर्कमस्टेंसेस दैट माय टेरिटरी हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय, सो दैट इन फरवरी एक चिट्ठी लिखते हैं हरि सिंह जी सरदार पटेल को। अगर ऐसा ही है तो आप मुझे बोलिए, मैं जो है अपनी आर्मी को, स्टेट फोर्सेस को कमांड करूंगा वहाँ पे, और मुझे जो है उसकी जो टोपोग्राफी है उससे ज़्यादा और किसको ज्ञान होगा। So your forces and my forces can be put together, but if you don't like it, then I have nothing to do here, in which case I might as well withdraw that letter of accession. देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इर्रिवोकेबल था, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 562 राज्यों ने साइन किया है। और अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हम मानते नहीं हैं, या जो आधा अधूरा जम्मू कश्मीर है हम उससे संतुष्ट हैं, then that opens many other questions. बुनियादी बात यह है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसके तहत पूरा राज्य जम्मू कश्मीर का, जिसकी सीमाएं तिब्बत के साथ लगती थी,
जिसकी सीमाएं गिलगित बल्टिस्तान से आगे अफगानिस्तान के साथ लगती थी, वो सारा भारत को दिया गया था। 2 महीने में वो आधा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो भारत के हाथ से निकल चुका था। सर, जैसे आजकल ये जो हो रहा है 2016 से फिर 2019 2025, we are also upping our ante against these kind of activities which Pakistan indulges in. But will it resolve the issue? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद ये फिर इस तरह का कुछ होगा तो are we not or should we not think in a long term perspective of resolving this issue, and if we do, is it feasible or is it practical? देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से? पहली बात हमको एक समझनी पड़ेगी, बुनियादी बात, कि पाकिस्तान एक इकलौता मुल्क है दुनिया में जहां पे मुल्क के पास फौज नहीं है, फौज के पास मुल्क है। इट इज नॉट अ नेशन विच हैज एन आर्मी, इट इज एन आर्मी विच हैज अ नेशन। और वो जो फौज है उसकी मानसिकता के ऊपर जो बांग्लादेश में उनकी दुर्दशा हुई, पूर्वी पाकिस्तान में दुर्दशा हुई, वो उनकी मानसिकता पे छपी हुई और उसका वो प्रतिशोध लेना चाहते। और इसीलिए 24 जनवरी 1972 को जब मुल्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बैठक बुलाते हैं तो 2 फैसले होते हैं कि एक पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा चाहे उसको घास खाना पड़े, और दूसरा वो दे विल ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, प्रॉक्सी वॉर। तो 1972 से लेकर 1978 तक उन्होंने तैयारी की और 80 आते आते पंजाब में उन्होंने अपनी गड़बड़ी शुरू कर दी। 80 से लेकर 90 तक वो पंजाब में सीमित रहे, 90 से के बाद वो जम्मू कश्मीर में अग्रसर हो गए और 2000 के बाद उन्होंने पूरे भारत में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। बीच में कारगिल का युद्ध हुआ, IC-814 की हाईजैकिंग हुई, जम्मू कश्मीर विधानसभा पे हमला हुआ, भारत की संसद के ऊपर हमला हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे हमला हुआ, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई, 26/11 हुआ। तो जो आपका सवाल है कि क्या रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करने से ये समस्या खत्म हो जाएगी, मेरा ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान इस स्वरूप में रहेगा और पाकिस्तान के ऊपर फौज का कब्जा रहेगा, ये समस्या हल होने वाली नहीं है। यस, फॉर द टाइम बीइंग दीज स्ट्राइक्स डू डेफिनेटली एस्टैब्लिश अ डिटेरेंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान को साफ ये संदेश जाता है कि अगर आप इस तरह के बेहुदा घिनौने आतंकवादी हमले करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये इस बारी जब जो 9 ठिकानों के ऊपर, आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला किया गया है, साफ तौर पर एक संदेश पाकिस्तान को गया है कि भाई अगर आप ये सब करोगे। और देखिए इसमें बड़ा क्लियर कनेक्शन है। असीम मुनीर भाषण देते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और बेसरान घाटी में लोगों के का धर्म पूछ के उनका कत्ल किया जाता है। इट वॉज अ डॉग विसल, जी, राइट। नाउ व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट डॉग विसल? व्हाट इज इट दैट असीम मुनीर वाज ट्राइंग टू अचीव? Was he under threat internally that he needed to create an external situation in order to surmount that? Now this is all in the realm of conjecture. ये और इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि जनरल असीम मुनीर ने वो जो भाषण है, वो घिसा पिटा 2 नेशन थ्योरी का, जो 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद खारिज हो चुका था, वो जो भूत है वो क्यों निकाल के लेके आए? उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, षड्यंत्र क्या था? ये सवाल के ऊपर अभी भी कुछ लोग वैसे बांग्लादेश में ऐसे हैं जो 2 नेशन थ्योरी के अनुयायी हैं और कुछ इंक्रीजिंगली बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टूल है, इसको जब मन करे यूज किया जा सकता है।
एनीवे मैं ये नहीं, आपकी बात सही है क्योंकि बांग्लादेश में जो रेज़ाकार हैं, राइट, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, जो पूर्वी पाकिस्तान में जिन्होंने मदद की थी, वो ऐसे लोग वहाँ पे अभी भी हैं सर जो ये टू नेशन थ्योरी की हिमायत करते हैं। देखिए, ये तो एक जिन है जी जो जिन आपने जब आप बोतल से निकाल दिया तो आप जब चाहे उसको अपने संदूक से निकालकर पीट पाट के फिर दोबारा खड़ा कर सकते हैं। दिस हैज बिकम अ परमानेंट एबरेशन इन द सबकॉन्टिनेंट, अनफॉर्चुनेटली। So now, since you called, and I also completely agree with you that Pakistan was and continues to be an artificial construct. An artificial construct obviously doesn't have that kind of synergy as an organic whole. It doesn't exist in an organic fashion. So, if it has to be deconstructed, why does India continue to address the Pakistan problem as a whole? Why don't we address the Pakistan problem as a problem of Sindh, as a problem of Khyber Pakhtunkhwa, as a problem of Gilgit-Baltistan, as a problem of Baluchistan or Kalat or what have you, and deal with them in our ministries of Home Affairs or External Affairs or Ministry of Defense or Cabinet Secretariat separately? देखिए, पाकिस्तान will unravel because of its internal. सर बहुत दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान it will implode, it will but go down south, but no, होता नहीं. no, but whenever it happens, as you rightly said, 75 or 100 years is a very short period if you look at it in a broader historical So context. we are on our way well towards becoming a developed country. Well are on our way. Where these kind of things which come as solid road bumps actually put us back. Well, see, the thing is, Are we ready for that? there are global forces who have an interest in not letting you grow. So therefore, Pakistan becomes a very, very convenient cat's paw in order to drag you down. You have to factor that in. Question that you are asking is, will Pakistan unravel because we actively aid and abet the process of its unraveling, or will it unravel based upon its own internal contradictions? The answer is that it will have to be a hybrid strategy. देखिए, सवाल ये है कि it will have to be a hybrid strategy जो पाकिस्तान में आवाम है जिनकी अपनी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का इम्पल्स है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे इवन जो मुहाजिर है उनमें हो, तो उस चीज को या वहाँ के जो शिया हैं वो उस चीज को भारत को जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए. बट इवेंचुअली it will be their internal contradictions will eventually determine whether it unravels or not. Number 2, पाकिस्तान को एक क्या चीज रख रही है? एक पाकिस्तान की फौज, दूसरा चीन के साथ उसका रिश्ता, तीसरा इंडिया के साथ नहीं, और तीसरा जो उनको अमेरिका से और बाकी पश्चिमी मुल्क हैं उनसे पैसा मिलता है. अगर IMF को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि जो पैसा पाकिस्तान को देते हैं वो पाकिस्तान के अवाम की भलाई के लिए जाता नहीं, वो तो ये आतंकवादियों संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको वो क्रिएट करने के लिए उनके पास जाता है. और उससे एक बुनियादी सवाल पैदा ये होता है कि ये 9/11 तो भोग चुका है, क्योंकि फिर क्या जो ये आतंकवाद पाकिस्तान प्रोत्साहित करता है उनमें ये सब मुल्क लिप्त नहीं है कि अगर उनका पैसा इस्तेमाल हो रहा है. उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान में परिस्थितियां बनी हैं 2021 के बाद, क्योंकि जो अमरीकी वहां पे हथियार छोड़ के गए हैं उसका भी एक बहुत बड़ा नकारात्मक असर पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर पड़ा है. क्योंकि जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनके पास जिस तरह के आधुनिक हथियार है
वो सारा जखीरा तो अमेरिका छोड़ के गया हुआ है और उसका सारा दारोमदार हकानियों के पास है। वही रक्षा मंत्री अफगानिस्तान के सिराजुद्दीन हकानी हैं जो आज भी अपना प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं जी। तो अपना उस जो सारे हथियार हैं वो दिए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान की समस्या है ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बाकी दुनिया को भी बहुत गंभीरता से चीन ने इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है इन फेवर और अगेंस्ट अस। अब वो क्या रहा है कुछ भाई सालों ऐसा है, पाकिस्तान चीन के विभाजन से तो बना नहीं, वाह पाकिस्तान भारत के विभाजन से बड़ा है। तो इसलिए उनको जो फंडामेंटल एनिमिटी है जी वो हमसे है। वो हमसे है, वो चीन से थोड़ी है। हाँ, लेकिन जहां ये अभी जो सिचुएशन जिसको हम फेस कर रहे हैं, भाई चीन हमारा परमानेंट नेबर है नॉर्थ, तो वो उसको यूज करता है। वो नहीं चाहता है कि भारत जो है हमें इस तरह की कोई स्टेटस मिले वेयर वी गेट रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ देयर कंपेटिटर्स। सो वो obviously it will try to bring us down. So now because of all this which is happening, there is a danger that we get back into a state where our relationship with Pakistan gets hyphenated for the rest of the world, because the rest of the world deliberately tries and sees us as a middle power, not as something which is देखिए आप ने एक बहुत ही गंभीर विषय को छुआ है। देखिए अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाए, 2012 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बनते हैं और 2012 के बाद जो चीन की ट्रैजेक्टरी है या चीन जिस तरफ चलना शुरू करता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। 1969 से लेकर 2012 तक, डेंग शाओपिंग से लेकर जियांग ज़मीन तक चीन का जो दृष्टिकोण था वो अलग था। शी जिनपिंग के आने के बाद दृष्टिकोण अलग हो गया। 2020 से लेकर 2024 तक चीन खुद भारत के ऊपर दबाव बना के रखता है नियंत्रण रेखा के पार आकर। 2024 में जब डिसएंगेजमेंट होती है और वो पैचवर्क ऑफ एग्रीमेंट साइन किया या है कि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग डिसएंगेजमेंट होती है और 2025 में वही दबाव फिर पाकिस्तान के जरिए शुरू हो जाता है जी। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारत के पड़ोस में तो ये डीहाइफनेशन हम कैसे देखिए डीहाइफनेशन तो एक ही तरीके से होगी जब इतिहास का जो रुख है वो पूरी तरह से एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। उसके बगैर क्योंकि ये मोड़ कैसा देखने में होगा, अब ये मोड़ कैसा देखने में होगा और उसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि एक बात हमको अपने संज्ञान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और अगर पाकिस्तान अनरावल भी होगा तो वो परमाणु हथियार किसके कब्जे में रहेंगे, उसका फिर क्या अभिप्राय होगा। तो ये बहुत बहुत बुनियादी और तो बुनियादी है। तो ये तो उनको ज्यादा समझ में आता है कि भाई उनके लिए ये एक डिटरेंस सिद्ध हो रहा है, हमारे लिए उनके प्रति एक डिटरेंस है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे बियॉन्ड द पॉइंट। नो मैं ये कह रहा हूं कल को पाकिस्तान अगर अनरावल होता है तो वो अमेरिका पे तो नहीं तो क्या वो जो अनरावल्ड पाकिस्तान है वो इस एंटिटी से भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। वो भी एक विषय है जिसके बारे में भारत को एक लॉन्ग व्यू। सर इससे ज्यादा और क्या अनरावलिंग हो सकती है उस जगह में जिसमें कि एज यू योरसेल्फ सेड दैट द आर्मी इज द स्टेट and then there is a deep state and then there are all kinds of things which so therefore that is the only thing which is keeping this artificial entity alive। ये बात बिल्कुल बुनियादी और जरूरी है कि ये जो आतंकवाद का जखीरा पाकिस्तान बन गया है ये चीज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क के पास ये वीटो नहीं होना चाहिए कि वो जब चाहे
किसी और मुल्क में घुसकर निहत्थे निर्दोष लोगों की इस बर्बरता से हत्या करे, और इस चीज से एक परमानेंट बेसिस पे एक निर्णायक बेसिस से पे भारत को निपटने की जरूरत है। सर, अब मैं आता हूँ इंटरनल सिचुएशन में, जो हमारी भारत में अपनी इंटरनल सिचुएशन है। सर, जब हम बलूचिस्तान का जिक्र, जफार एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ, तो पता नहीं भारत में कितने लोग बलूचिस्तान के बारे में जानते। वो सोचते कि ये उज़्बेकिस्तान के बगल में एक कोई कंट्री है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हंजा है या नग्गर है या इश्कमान है या पुनियाल है, इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा थी, जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा थी, वो अब नहीं है, वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं। हमारे यहाँ जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव इस बात को एनकरेज नहीं करता कि हमारे बच्चे या हमारी यंगर जनरेशन जो है वो इसकी जेनेसिस को समझे। देखिए, ये इससे सिर्फ समस्या भारत की नहीं है और भारत के नौजवानों की ही नहीं है। अगर आप पूरे दुनिया में देखें, एक मेरे को याद है कि एक पिक्चर हुआ करती थी, उसका नाम था कैनन बॉल रन जी, और उसमें जो वो रेस ड्राइविंग के ऊपर पिक्चर थी जी। तो उसमें एक जो ड्राइवर है वो गाड़ी में बैठता है तो रियर व्यू मिरर उतारता है, उसको बाहर फेंक देता है, बोला व्हाट इज बिहाइंड यू इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो देयरफॉर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज अ जनरेशन व्हिच डजंट वांट टू लुक बैक। I mean, you have one life. You want to look forward, right? You want to get along with your life. You want to live it comfortably. You want to have a good time. You want to earn and, play by the rules. And so be it. So under those circumstances, ये जो आप बात कर रहे हैं कि भूगोल, इतिहास, पड़ोसी, इनकी जानकारी कम होती जा रही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और उसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप 1972-73 से देखें, 50-55 साल हो गए, भारत में पाकिस्तान के बारे में क्या नैरेटिव है? भारत के पाकिस्तान के बारे में एक ही नैरेटिव है जो सही नैरेटिव है कि ये आतंकवाद प्रोत्साहित करने वाला मुल्क। भारत और पाकिस्तान का अगर 47 से आप इतिहास देखें तो इतिहास क्या है? विभाजन, जिसको हम पंजाबी में उजाड़ा कहते हैं, बंटवारा नहीं कहते हैं। उसके बाद 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, आतंकवाद, 1999 की लड़ाई, और अब जो चल रहा है। तो इसलिए भारत का कोई नौजवान पाकिस्तान में, या पाकिस्तान किस तरह से बना, या उसके जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसमें क्यों दिलचस्पी नहीं? वो इसलिए लेना चाहिए सर कि इफ यू टेक इंटरेस्ट एंड नो अबाउट योर नेबर्स, then you are less likely to fall victim of their pernicious influence and policies if the neighbor so chooses. मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको सेक्रेटरी कल्चर के साथ साथ सेक्रेटरी एजुकेशन भी होना चाहिए था। कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत सटीक बात किया करते थे कि हिंदुस्तान में एक सामरिक संस्कृति है ही नहीं, वी लैक अ स्ट्रेटेजिक कल्चर। और ये हमारी एक बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी कमी है कि हमारे पास आज भी अपने विश्वविद्यालयों में ऐसे लोग नहीं हैं जो पड़ोस के मुल्कों को भी बहुत बारीकी से और एक बहुत महीन तरीके से समझने की और उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें। हमारे विश्वविद्यालयों में कितने चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं, एकदम वही तो चिंता की बात है। कितने भूटनीज एक्सपर्ट्स हैं, कितने नेपालीज एक्सपर्ट्स हैं, राइट? कितने अफगानिस्तान, कितने मैंडरिन नोइंग सो ये एक बहुत बड़ा फेलिंग। जो कश्मीर में एक फैमिली की जो लेगेसी रही है वो है शेख अब्दुल्ला की। मैंने उनको पढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, मतलब प्रो इंडिया बात करते हैं, करते करते जो है वो इंडिपेंडेंस की बात करने लगेंगे और फिर वो पाकिस्तान को भी प्रेस कर जाएंगे।
उनकी बात से वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता था कि भाई ये जो इंडिया के सेंटिमेंट्स और प्रो इंडियन सेंटिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सडनली उन्होंने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, इस तरह की देखिए शुरू से ऐसा है, अंत तक। देखिए ऐसा है कि जिस दौर में वो लोग जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने लोगों को, अपने अवाम को उस समय नेतृत्व दिया, वो जिस परिस्थितियों में, अल्लाह ने तो भारत के आजादी की लड़ाई नहीं नहीं नहीं, मैं कहा कि वो अपने अवाम को नेतृत्व दिया, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस convert समय किया। वो बहुत ही कम्युनल अप्रोच रहा। Could be quite possible. What I'm saying is that they were products of different circumstances. जी। तो मैंने यही बात आपको पहले कही थी कि इतिहास को जब हम एक 6x6 विजन से देखते हैं तो उसमें हम बहुत सारी खामियां निकाल सकते हैं. Those were very different circumstances. Thank you very much, sir. Thank you very much for giving me time, No, no. coming and giving me a leg out. I absolutely wish you all the best. Thank you. Thank you. So we have just finished a discussion which is historical as also analytical on Jammu and Kashmir and Pakistan. We've discussed this pernicious influence of the theory of two nations and how it is being used as a political tool by Pakistan right from the days of 1947 when it succeeded along with the powers that be then, British, etc., to partition our country and thereafter tried very unsuccessfully to partition Jammu and Kashmir also. I hope you like this episode. We'll be bringing you many more connected with Jammu and Kashmir and Pakistan in the near future. Please do like, share, and subscribe this episode because it means a lot to us. Thank you.